स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें आप मुझे बताइएगा, शायद हमारा कहाँ तक हुआ है एक बार। ये हो चुके थे? हेलो? यस सर। यस सर। ये हो चुका था? ये असाइनमेंट दिया था, ये हो चुका था, ये हो चुका था। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर और क्रॉस दोनों कराने थे ना? सर हो गए थे। अच्छा, दोनों हो चुके थे। हो चुका था, ये वेक्टर हो चुका था, मुझे ये बताओ पहले। ओनली डेफिनेशन वगैरह बताई थी आपने। अच्छा, ओनली डेफिनेशन बताई थी, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, ओनली डेफिनेशन ही बताई थी। चलो दोबारा से बता देते हैं। देखो, वेक्टर जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, वेक्टर एडिशन तो पढ़ लिया। वेक्टर एडिशन के हमने 3 मेथड पढ़े, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और क्या पढ़ा था, पॉलीगन लॉ। यही पढ़े थे ना? यस सर। ये 3 ये पढ़े। उसके बाद में हमने कंपोनेंट फॉर्म में भी वेक्टर एडिशन देखा था। वेक्टर एडिशन कंपोनेंट फॉर्म में कैसे देखा था, चलो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। क्या पढ़ा था? देखो, ये ट्रायंगल लॉ पढ़ा था वेक्टर एडिशन का। दो वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ते हैं, हेड टू टेल जोड़ते हैं, और जब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इन दोनों की, जैसे ये कोई दो वेक्टर थे ए और बी, और मैंने इस वेक्टर के हेड पे और बी वेक्टर का टेल जोड़ा, तो ये जो वेक्टर था, ये जो वेक्टर है, ये वाला, ये जो वेक्टर है, ये रिजल्टेंट को शो करेगा। ये वाला था ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम क्या लॉ क्या था, कि दो टेल टू टेल वेक्टर्स जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो वेक्टर थे, ये ए बी, ए डी और ए बी दो वेक्टर थे, यहाँ पे मैंने टेल टू टेल जोड़ा। टेल टू टेल जोड़ने के बाद में ये जो दो लाइन थी, ये दो वेक्टर्स थे, इसके पैरेलल में मैंने एक ये लाइन बनाई, इसके इक्वल मैग्नीट्यूड की, और इसके पैरेलल में ए बी के पैरेलल में यहाँ पे ये डीसी लाइन बनाई। तो ये जो एक डायगोनल होगा, जो एसी डायगोनल होगा, वो रिजल्टेंट होगा। यही थी। और उसके बाद में हमने इसका प्रूफ किया था। प्रूफ करने के बाद में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, और उसके बाद में ये क्वेश्चन किया था, और पॉलीगन लॉ किया। पॉलीगन लॉ किया था, उसके बाद ये पॉलीगन, ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी की थी। ये आपको मैंने असाइनमेंट दिया था, ये करके आए हो? आप कोई असाइनमेंट करके आए हो? किया किसी ने असाइनमेंट? बट आप लोग क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कैसे होगा? ये फिर कंपोनेंट फॉर्म में हमने वेक्टर एडिशन देखा था। उसके बाद में फिर एक और असाइनमेंट था जिसमें 2 क्वेश्चंस थे। अब आए थे हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। असाइनमेंट करके आए हो आप लोग? कोई नहीं करके आया? हम्म, कोई बोल ही नहीं रहा कि हाँ करके आए हैं कि नहीं। नहीं सर। थोड़ी सी रह गई है। थोड़ी सी रह गई है मतलब? ट्राई किया था आप लोगों ने? यस सर। टाइम तो काफी मिला आपको। 4 डेज का टाइम मिला था। 4 डेज फिजिक्स की क्लास नहीं होती है, एक तो संडे और बाकी 3 दिन। एग्जाम चल रहे हैं सर हमारे। अच्छा अच्छा, एग्जाम्स चल रहे हैं, चलो। लेकिन कर लेना यार इन लोगों को, इन चीजों को। असाइनमेंट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जब आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो आपका जो नीट है, नीट के एग्जाम, नीट के में जो एग्जाम है, देखो, बायो आपका हर कोई बंदा पढ़ के जाएगा, बायो में आपका हर कोई बंदा पढ़ के जाएगा, लेकिन जो कंपटीशन किसका क्लियर होगा, एग्जाम किसका निकलेगा, जो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चीज पढ़ के जाएगा ना, उसका एग्जाम क्लियर होगा। भाई बायो तो हर कोई पढ़ रहा है, आपकी तरह अच्छे से बायो तो हर कोई पढ़ रहा है, क्योंकि 50% वेटेज है उसका बायो का, इसलिए हर कोई पढ़ रहा है। लेकिन 50% इन दोनों का भी तो है, ये भी तो देखना होगा। अगर ओनली 50% से आपने मान लो 40% मार्क्स ले आया, बहुत अच्छे से पढ़े, 40% मार्क्स लिए, मान लो, हाँ मान लो 40% यहाँ से ले आए,
और यहाँ से फिर भी आपको अगर 0% रहा तो क्या सिलेक्शन हो सकता है 40% पे? नहीं एक्सक्यूज मी होगा। सर, हाँ, सर प्लीज वो जो आपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे वो आप समझा दोगे खुद? सॉल्व करके। यस सर। बेटा अभी उसके सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको। सर मतलब स्टेप्स का नहीं बीच में पता चला था, ट्राई किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बता, हिंट हिंट चाहिए आप लोगों को? यस सर। हिंट चाहिए ना? कौन से क्वेश्चन बताओ आप? यही सर, यही यही। ये सारे क्वेश्चंस यस सर। आपने इवन ट्राई भी किए थे क्या? यस सर, फर्स्ट वाला आप हो गया था लेकिन अच्छा, सेकंड फर्स्ट और वाला थर्ड हो का गया, आइडिया नहीं लगा था। सेकंड और थर्ड का आइडिया नहीं लगा। तो देखो, a river flowing 5 meter per second, a river flowing 5 meter per second and a man swing 2 meter per second and angle 37 डिग्री पे। देखो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और जो मैन है वो स्विम कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड पे। 2 मीटर। आप क्या पूछा है? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन किधर आएगी? इन दोनों के बीच में कहीं आएगी ना, इन दोनों के बीच में कहीं। देखो या इसका एक तो फॉर्मूला है, अब ये जो फॉर्मूला था हमारा कौन सा, सिंपल ये वाला फॉर्मूला। अभी मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा लेकिन हिंट जरूर बता दूंगा आपको। ये जो फॉर्मूला है इसमें पी क्यू, दो वेक्टर थे ना, पी क्यू। अरे पी क्यू दो वेक्टर हैं कि नहीं? तो एक ये पी वेक्टर है, एक ये क्यू वेक्टर है, और फॉर्मूला और क्या है? थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ना? यस सर। है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में मान लो इसको मान लिया आपने P, या फिर इसको मान लो, चलो इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया 37। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना रखना था, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना था बस ओनली। टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा cos थीटा, सॉरी, ये फॉर्मूला लगाना था आपको। तो ये फॉर्मूला तो याद है आपको? यही सेम फॉर्मूला लगाना था, ओनली फॉर्मूला लगाना था आपको। ये वाला जो है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिंपली लगाना था, और उसके लिए डायरेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो आप ये बताओ इस वाले क्वेश्चन में, बेटा आप लोग अगर आप ऐसा कर रहे हो कि हमने ट्राई ही नहीं किए तब आप पूछ रहे हो, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आप ट्राई करके अगर फंसे हो तो रियली बताओ मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्राई करने पे फंसने वाले नहीं थे। आपको सिंपली दो दो वेक्टर दिए हैं, पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर। आपको सिंपल इसमें पी की जगह पे पी की वैल्यू पुट करनी है, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पुट करनी है, और थीटा भी दिया है, पी भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, ये भी पी क्यू गिवन है। तो आपको सिंपली सॉल्व सर करना था इसको। हाँ, सर थीटा की वैल्यू पुट की 37 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो नहीं लग रहा पता। अच्छा 37 वैल्यू कैसे आएगी, यही तो ना? ये सर कॉस थीटा है जैसे कि, तो वो वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम? अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। अच्छा हाँ यार, बायो के हो आप, ये प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अभी इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे पता है? मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे इसके बाद में हम। उसमें हम ये सारी चीजें एग्जैक्टली देखेंगे हम लोग कि जनरली 37 आता नहीं है। 37 इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, वैसे भी आती है इसकी वैल्यू। 3 4 5 का ट्रायंगल होता है, 37 और 53। ये चीज, ये जो 37 है आपकी वैल्यू है एंगल की, ये 37 वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल होता है 3 4 5 का। इससे अगले वाला चैप्टर आएगा मैथमेटिकल टूल्स। इसमें हम आपको ये वैल्यूज इस कुछ स्टैंडर्ड, जैसे कि आपको एग्जाम में अगर 37 दिया है, जनरली 37 क्यों पूछा जाता है कि 3 4 5। देखो एक सेकंड, मुझे स्क्रीन टर्न करके आपको एक दिखाता हूँ, अभी 1 मिनट रुको बस। वो वाला ट्रायंगल कहाँ है, एक सेकंड रुको।
वो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, मैं सोच रहा था अगले वाले लेक्चर में ही करवाता आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व, बट आप फंसे हो तो रुको। जस्ट वेट करो बेटा, मैं आपके साथ एक दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको अभी शो होगा। वैसे मैं इसको आपको उसमें बताता, मैथमेटिकल टूल में आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ अभी। अभी आपको तो स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? No, sir. No, sir. नो सर। एक ये जो ट्रायंगल है, ये 3 4 5 का ट्रायंगल होता है। ये हमारा जेई हो या नीट हो, ये इस ट्रायंगल को बहुत ज्यादा यूज करती है। तो 3 4 5 का साइन कॉस 53 एक तो 53 होता है, इसके साथ में एक 37 होता है, दो ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसका फील अब कहाँ गया? Just wait. अभी स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। अब Yes, देखो, sir. अब देखो, ये एक 3 4 5 का ट्रायंगल होता है। 3 4 5, आप ये देखो इसमें कि जो हमारा जो हमारा एंगल जो बड़ा है, उसकी जो साइड वाला है उस वो होता है 3, और जो अपोजिट हो जाए तो जो बड़ा एंगल 53 है ना, इसके अपोजिट ये वाली साइड है वो होता है 4, और हाइपोटेन्यूज तो सारे लोग जानते ही हैं। अब इसमें क्या होता है, ये क्या हो गया, मान लो इस 37 के लिए मैं देखूं, इस वाले एंगल को भूल जाऊं, 37 के लिए देखूं, तो इसमें बेस कौन सा होगा बेटा? बेस को बताएगा कोई? बेस 4 वाली साइड बेस होगी या 3 वाली साइड बेस होगी? Yes, sir. 4 वाली साइड बेस हो गई, और ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? और ये क्या होगा? Yes. 5 वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज होगा। Yes, Yes. sir. ये Yes, sir. आपको 37 और 53, ये सबसे स्पेशल ट्रायंगल होता है। सबसे स्पेशल ट्रायंगल इसलिए है कि जो जेई है और नीट है, इस 37 और इसका 53 को बहुत ज्यादा यूज करता है। इसीलिए आपको ये ट्रायंगल हमेशा याद रखना है। इसीलिए वो क्वेश्चन डाला गया था कि आपको इन कुछ बैचेस में प्रॉब्लम नहीं आई, शायद उनको क्लासेस में बताया गया होगा, बोर्ड की में आप लोगों को शायद भूल गए होंगे, बताया होगा, कोई नहीं। जेई वालों को इसलिए दिक्कत नहीं, वो पढ़ते रहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों का मैथ सेक्शन है नहीं, कोई नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना। अब देखो, हमें साइन 37 की वैल्यू चाहिए। मान लो साइन 37 की, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन Perpendicular upon परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें 3 है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। अब ऐसे हमें क्या चाहिए थी उसमें? cos 37, cos 37 की वैल्यू चाहिए थी ना। अब cos 37 के लिए cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो क्या होता है? बेस इसमें क्या है? 4 है कि नहीं? 4 अपॉन 5। 5। अब देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लाइफ में हमें ये पूरे क्लास में ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये मैजिक ट्रायंगल, इसीलिए इसको देखो मैजिक ट्रायंगल, स्पेशली अलॉट, स्पेशली मैं आपको पढ़ाता है इसको। जो मैथमेटिक्स की जो मैथमेटिकल टूल की क्लास होती, उसमें मैं आपको इसको स्पेशली पढ़ाता आपको। इसको आपको हमेशा याद रखना है, इस वाले सेक्शन को। अब इसी से हम जब 37 की वैल्यू निकालेंगे या 53 को जब हम कंसीडर करेंगे, इसको डीप में हम लोग अभी जस्ट कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझो कि 37 की 50 और इसकी
37 साइन की या कॉस 53 की वैल्यू 3/5 इसी से आएगी, इसी ट्रायंगल से आएगी, इसी ट्रायंगल से आएगी। चलो बता ही देता हूँ। साइन 37 की वैल्यू ये आएगी। अब देखो, अब मैं इस ट्रायंगल को चलो भूल जाओ, इस वाली वैल्यू को भूल जाओ। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग, इस 53 के अकॉर्डिंग बेस, ये 3 क्या होगा, 3 वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर या बेस? बेस। बेस। और ये क्या होगा, ये वाली साइड, 4 वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब मुझे ये बताओ कि अब मैं अगर साइन 53 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो साइन 53 की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है, 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे 4/5 अभी लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा है ना आपने अभी। 4/5 आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो ऐसे ही कॉस, अब मुझे कॉस 53 की वैल्यू चाहिए, कॉस 53 की वैल्यू चाहिए। तो कॉस के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 3/5। क्लियर है? अब Yes, इन sir. चारों में से, इन चारों का यूज जो एग्जामिनर होता है क्यों ज्यादातर यूज करता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना 3/5 4/5, ये जो वैल्यूज हैं, ये कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहती है, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहती है, इसलिए इस ट्रायंगल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये मान लो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रायंगल है फिजिक्स के लिए, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपको याद रखना है इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ओके। अभी मैं किसी पीपीटी को शेयर करता हूँ आपसे। जो पीपीटी थी उसी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अभी स्क्रीन शो हो रही है? Yes sir. Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें 37 की वैल्यू निकालने में? No sir. हाँ? अब देखो इसमें 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 और 4, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला मैंने बताया था क्लियरली। अगर रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, जब 1 दिया हुआ है रिजल्टेंट 1 यूनिट और 5 यूनिट, देखो एंगल बिटवीन देम कहां से निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। देखो रिजल्टेंट आपको दिया है, इसकी वैल्यू दी हुई है, और पी की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू। क्या आप कॉस थीटा नहीं निकाल सकते? कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो कि नहीं? Yes Yes, sir. sir. जो जो ये वाली वैल्यू दी हुई थी, ये जो वैल्यू है, यहाँ पर देखो पी की वैल्यू क्या है, 3 है, क्यू की वैल्यू क्या है, 4 है, और मान लो फर्स्ट केस के लिए अगर ए के लिए ले रहा हूं तो आर की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखो, अब सिंपली फॉर्मूला लगा दो आर का, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब आपको आर की वैल्यू दी है 1, पी की वैल्यू दी है 3, क्यू की वैल्यू दी है 4, 3 4, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है। इसको सॉल्व करोगे, इस साइड में स्क्वायर कर दोगे, आर स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, हटेगा ना? Yes sir. हाँ, तो Yes, ये sir. इसको सिंपलीफाई करना है बस, आपको और कुछ नहीं करना। वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए इनके सॉल्यूशन मैंने इसमें प्रोवाइड नहीं किए थे आप लोगों को। क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे आपको देखो ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर a + 2b + c। अब आपको देखो a + 2b + c कैसे करना है। मान लो a वेक्टर है, पहले हम 2b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2b की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इसको अगर मैं 2b करूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा b वेक्टर में, तो क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस इसमें 8j कैप माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4k कैप, हुआ कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब मुझे वेक्टर क्या निकालना है, a
प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इसकी वैल्यू पहले निकालनी है मुझे। अब देखो इस वेक्टर को और इस वेक्टर ये जो ये रेड आया है ये वाला है ना 2b, इसको और इसको मुझे सिंपली जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? मैंने आपको उसके फॉर्म में बताया था ना, आईजे के फॉर्मेट में, कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन, आई का आई के सर साथ बी जुड़ेगा। वेक्टर को क्या क्या सर बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है यहाँ पर? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो देखो यहाँ पे a प्लस 2b की वैल्यू पूछी है ना इसने। ओके ये सर, ओके। ये क्या है? ये 2b वेक्टर की वैल्यू है, ये 2b वेक्टर की वैल्यू है। तो इनको सिंपली देखो i का i के साथ में जोड़ दो। देखो इसका 2 6 1, 2 प्लस 6 प्लस 1 i कैप प्लस -1 -1 प्लस 8 प्लस 8 -1 j कैप प्लस k का क्या है 1 प्लस माइनस के 4 -4, यहाँ पे क्या है -1 ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है बस। 6 प्लस 1 7, 7 और 2 9 i कैप प्लस देखो 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6 j कैप प्लस देखो माइनस के 4 है, ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा -4 k कैप। अब सिंपली इसका मैग्नीट्यूड पूछा है आपको, मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या करेंगे हम इसका, क्या करेंगे कोई बताएगा मुझे? बताएगा मुझे मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूंगा मैं? मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा इसका? बताएगा कोई? अरे गलत तो बोलो यार, भले ही गलत बोलो, मैं सर ये हाँ होल अंडर रूट एंड स्क्वायर द ईच वैल्यू। यस यस यस, अंडर रूट में स्क्वायर हम हर एक के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, क्या आएगा 81 प्लस 36 प्लस 16, देखो क्या है 133 आ रहा है, 3 1 3 4 8 और 4 12, 12 और 1 133 इन अंडर। आ गया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है कि Yes, नहीं? sir. अब इसमें आपको क्या दिक्कत थी? मतलब इतना इजी सा था ना, काफी इजी सा था ना, वेक्टर वेक्टर्स को ऐड करना था बस। अब इधर देखो जो मैंने अभी आपको कराया था, अभी आपको ट्रायंगल बताया था मैंने, मैजिक ट्रायंगल Yes, sir. Yes, sir. 3 4 5 वाला, Yes, sir. 3 4 5 वाला कौन सा था? ये 3 थी, ये 4 थी, ये क्या था 37, ये Yes. क्या था 53, ये Yes, क्या था sir. 5। अब यहां से आप साइन 57 और कॉस 57 वो साइन 53 और कॉस 53 की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 53 और कॉस 53 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैं इसके लिए भी मेथड बता देता हूं आपको कि एक्चुअली में क्या मेथड लगेगा इसके लिए। देखो ये जो वेक्टर है f1 वेक्टर है, जो f1 वेक्टर है उसको आपको सेपरेटली लिखना है पहले। देखो ये मान लो f1 वेक्टर, मैं f1 वेक्टर के लिए बता दे रहा हूँ, उसके लिए आप सब लोग करिएगा, खुद से करिएगा। देखो f1 वेक्टर को मुझे दो कंपोनेंट में तोड़ना है, x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में। इसका एंगल दिया हुआ है यहां से 53 डिग्री। अब मुझे ये बताओ इस साइड में f1 का क्या कंपोनेंट आएगा? साइन कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट? कॉस। इधर क्या आएगा f1 cos 53, ये आएगा कि नहीं आएगा? इधर क्या आएगा f1 sin 53। क्या मैं इस f1 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकता हूं क्या कि ये क्या एक्स एक्सिस है, f1 sin 53 i कैप प्लस f1 cos 53 j कैप। Yes, sir. Yes. ऐसे ही सिमिलरली हमें इन दोनों वेक्टर्स, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है। यहाँ पे वैल्यू आएंगी, देखो f1 की जब वैल्यू आप 10 न्यूटन कर दोगे, पुट 10 न्यूटन कर दो, साइन 35 की वैल्यू, साइन 35 नहीं 37 है, सॉरी नहीं 53 है, मैंने 35 लिख दिया है, 53 है। जब साइन 53 की वैल्यू पुट करोगे और कॉस 53 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये दो वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही जैसे ये वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर ए बी सी वेक्टर देते इसी फॉर्मेट में वेक्टर f1 आएगा, ऐसे f2 आ जाएगा, ऐसे f3 आ जाएगा।
तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो मैंने ऊपर मैग्नीट्यूड निकाला था वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा, उसकी डायरेक्शन ये आएगा। क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ, अब तो हो जाएगा ना? Yes, हाँ? sir. Yes, sir. ओके, अब आता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक डॉट वेक्टर। एक डॉट वेक्टर होता है, क्रॉस वेक्टर होता है। डॉट वेक्टर में क्या होता है अभी? डॉट वेक्टर क्या करता है कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे तरीके से जिसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसका जो रिजल्टेंट आता है स्केलर क्वांटिटी क्यों, मतलब 2 4 5 8 9 ऐसे स्केलर क्वांटिटी आएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बस अभी आप इतना पढ़ो। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट, मेनली अब डॉट प्रोडक्ट आप देखते हैं। अब देखो डॉट प्रोडक्ट भाई क्या करना है हमें डॉट प्रोडक्ट में, कि जैसे हमें कभी क्या हुआ कि ये तो रहा इसका फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस। अब ये ए क्या है? ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये बताओ एक, फिर हम ए बी क्यों लिख रहे हैं? अब देखो हमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, जैसे बी लिखते हैं पहले, फिर उसके ऊपर एरो बनाते हैं, फिर 2 डंडे बनाते हैं, तो इसको हम लिखने लग गए बी। मैंने आपको यूनिट वेक्टर में भी बताया था ये चीज। यूनिट वेक्टर जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हम जो मैग्नीट्यूड को हम उसके नंबर से ही लिखेंगे आगे चल के, ठीक है? ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछ लेता है, तो क्या करता है, जैसे कि ए वेक्टर कोई दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, ठीक है? अब दो उनका डॉट प्रोडक्ट दे देता है, जैसे ए डॉट बी की वैल्यू दे दी, तो क्या पूछेगा? थीटा की वैल्यू पूछ लेगा। तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कि इस कॉस थीटा को इधर रखना पड़ेगा, ए बी को इसके नीचे भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. एक ही बच्ची को आ रहा है क्या समझ में? यस सर। बाकी लोग सो गए क्या? कितने लोग हैं क्लास में? यस सर। 37 पीपल हैं। अगर कंफ्यूजन आए तो मुझे बता देना, दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब जब मुझे एंगल पूछा जाएगा तो कॉस थीटा एंगल के लिए जैसे ऐसे फॉर्मेट बन जाएगा नहीं? देखो ए बी को जस्ट ए डॉट बी के डॉट प्रोडक्ट के नीचे लिख दिया है बस, ए बी ये यही फॉर्मेट है ना। ए बी लिखूं इसको, या फिर इसकी जगह पे ये लिख दूं मैं ए बी, डायरेक्टली ए बी लिख दूं, तो क्या मैं कॉस थीटा को ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए बी ये भी लिख सकता हूं। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखते हैं कि अभी कभी कभी क्या करता है, हमें प्रोजेक्शंस पूछ लेता है कि किसका प्रोजेक्शन कैसे है, क्या है। अब देखो यार एक मिनट, ये बताओ, ये जो वेक्टर है, देखो ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला आ गया। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ए को बाहर लिख सकता हूँ, बी कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से मान लो मैंने एक लाइट डाली, यहाँ से एक लाइट डाली, तो क्या इसकी एक परछाई बनेगी, इस पे परछाई बनेगी, तो इसका एंगल अगर इससे चिपका हुआ है, क्या इसकी जो लेंथ होगी बी कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. जैसे बी का अगर मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला फॉर्मेट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर है जिस साइड से उसका एंगल टच होता है उस साइड में उसका कॉस कंपोनेंट आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. आता है यस ना? सर। तो इसे हम ये जो ए बी कॉस थीटा है, ये जो बी कॉस थीटा है, क्या ये बी का प्रोजेक्शन है? बी का प्रोजेक्शन है ए इस एक्सिस पे, अलोंग ए एक्सिस पे, अलोंग ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन ही है ना। प्रोजेक्शन मतलब परछाई, आप ये मान लो प्रोजेक्शन मतलब परछाई। अब इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ही है ना ए वेक्टर पे। Yes, sir. Yes, sir. आपको ये समझ में आ रहा है प्रोजेक्शन क्या है? इस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, इस वेक्टर का इसके अलोंग मैं प्रोजेक्शन निकालना चाह रहा हूं इस वेक्टर का,
तो ये क्या होता है, इस बी कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। भाई बी का प्रोजेक्शन है अलोंग ए में, अलोंग ए में क्या है, बी कॉस थीटा। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. ऐसे ही क्या मैं इसको ए बी कॉस थीटा को ए बी ए कॉस थीटा ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, डॉट बी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. Yes, अब sir. अब मैं जैसे मैंने बी का प्रोजेक्शन ए पे देखा, तो ए का प्रोजेक्शन भी तो मैं बी पे देख सकता हूँ। अब Yes, sir. मान लो मैंने यहां से लाइट डाली, तो क्या मैं इसका प्रोजेक्शन भी तो इस पे देख सकता हूँ। तो ये क्या Yes, होगा, sir. यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस होगी, ये ए कॉस थीटा। क्यों होगी, क्योंकि देखो ये भी तो एंगल इसी से टच हो रहा है, इसी के साथ बना रहा है एंगल, ए एक्स बी एक्सिस के, बी वेक्टर के अलाउंग, बी वेक्टर के अलाउंग बना रहा है कि नहीं। तो ये जो ए कॉस थीटा है, ये जो ए कॉस थीटा है, मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब Yes, Yes, बी, sir. देखो बी कॉस थीटा था, वो क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, और जो ए कॉस थीटा है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। क्लियर है आपको? yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जरा कोई करेगा, हम करो जरा, इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हैंड रेज करना, पहले हैंड रेज करना, तब मैं पूछूंगा कि अनमोल वंश ने आंसर मैसेज में दे भी दिया पूछने से पहले। चलो अब तो आंसर पता चल ही गया सबको। अनमोल ऐसा ना किया करो, अनमोल। Sorry, sir. ओके, मैं बोल रहा हूँ ना, हैंड रेज कर दिया करो, मैं रेंडमली पूछ लूंगा किसी को भी आंसर। ठीक है, कोई नहीं, Okay. इस बार हो गया, कोई नहीं, शिखा ठाकुर का भी आ गया। इजी है ना क्वेश्चन, सिंपल, इस फॉर्मूले में ही पुट करना है। देखो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और क्या पूछा है, ए और बी के बीच में एंगल भी दिया हुआ है, ए और बी के बीच में एंगल भी दिया हुआ है। तो हमें पूछा क्या है, क्या पूछा अभी, ए डॉट बी, ए डॉट बी पूछा है हमें। ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए क्या दिया है 2, बी क्या दिया है 3, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2. 1/2. 1/2। देखो 2 इंटू 3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 3। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes, sir. ओके। अब देखते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि देखो अगर ए डॉट बी करें, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी करें वो बी डॉट ए के इक्वल होगा, मतलब जैसे 3 इंटू 2 करूं वो 2 इंटू 3 के इक्वल होगा। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी होती है। क्लियर है? जैसे मान लो ए डॉट बी, मैंने कोई वेक्टर वैल्यू निकाली ए डॉट बी की, और फिर मैं निकालू बी डॉट ए की, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, अब क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर ए वेक्टर है और उसमें बी प्लस सी अलग से है, ए डॉट बी प्लस सी है, ए डॉट बी प्लस सी है, इसका मतलब इस ए का मल्टीप्लीकेशन बी में भी होगा और ए का सी में भी होगा। देखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो भी चीज है दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों। अब सबसे मेन जो पॉइंट है वो आता है यहाँ पर। यहाँ तक तो ठीक है, ये दोनों तो क्लियर सिंपल है। ये देखो आप, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा। देखो ए बी ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या था, ए बी cos थीटा है कि नहीं, अरे ए बी cos थीटा है ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मुझे ये बताओ कि मान लो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनकी ये ए की वैल्यू फिक्स हो गई, बी की वैल्यू फिक्स हो गई। अब मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो क्या cos थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1।
साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब कॉस थीटा पे 1 किस पे होती है? कॉस 0 डिग्री पे। कॉस 0 डिग्री पे 1 होती है कि नहीं? Yes, sir. कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए तो वो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि जब कॉस थीटा की वैल्यू को अगर हम मैक्सिमम, क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। जो एंटी पैरेलल होते हैं, जैसे ये और ये वेक्टर एंटी पैरेलल हो गए, उन दोनों के बीच में क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। बताया था कि नहीं बताया था? याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों के बीच में अगर दो वेक्टर या तो ऐसे आ जाए, ऐसे पूछ ले आपको कोई कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, तो बताइए उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। और या फिर ऐसे आ जाएगा, दो वेक्टर पैरेलल हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, एवरेज आएगा। ऐसे करके ऑप्शन आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है? मैक्सिमम। देखो, पैरेलल का मतलब है एंगल 0, ठीक है, एंगल 0। अब देखो, कॉस के किसी भी एंगल की देख लो वैल्यू, आप 1 से ज्यादा नहीं होगी। कॉस 60, 70, 80, 90, 100, किसी की वैल्यू देख लो 1 से ज्यादा नहीं होगी। और 1 किसकी है? कॉस 0 की। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 हो गया तो जो ए डॉट बी है वो हमेशा मैक्सिमम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो वो आपस में पैरेलल होंगे। वो पैरेलल परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब देखो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, जब ए बी कॉस 90 लिखूंगा तो क्या 0 आ जाएगा? Yes, sir. तो क्या हुआ? Yes, sir. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो मतलब वो खुद जीरो नहीं है लेकिन उनके एंगल की वजह से उनकी वैल्यू जीरो हुई है। दो नॉन जीरो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ये आपको एज ए प्रॉपर्टी भी याद रखना है। और इस बेस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है इस बेस पे कि दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो बताओ उनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट 0 है तो 90 डिग्री। अगर डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो 0 डिग्री। कैसे डिपेंड किया? कॉस थीटा की वैल्यू पर। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम थी 0 डिग्री पे, मिनिमम या फिर 0 थी उस पे 90 डिग्री पे। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, जब दो वेक्टर्स को, जैसे ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, इसी के ऊपर एक और ए वेक्टर मैंने बना दिया, मान लो ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा, कोई बताएगा? एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में 0 degree. 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ए डॉट ए का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ए कॉस थीटा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा फॉर्मूले के हिसाब से? Yes, भाई, sir. ए बी वाले में ए बी लिखता था, जब दोनों ए है तो ए कॉस थीटा लिख दिया मैंने। तो देखो ए कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1। Yes, sir. Yes, तो sir. क्या मैं इन दोनों ए को ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं इस ए को अंडर रूट में ए डॉट ए लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे थे तो 0 डिग्री एंगल था। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं यूनिट वेक्टर का निकालूं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 उसका। बेटा आप लोग पता नहीं पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है बेटा। यूनिट वेक्टर मैंने आपको यूनिट वेक्टर में बताया था।
यूनिट वेक्टर जब आपको पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 होता है तो देखो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए था मुझे, एन कैप डॉट एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है दोनों, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड और एन कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखो दो वेक्टर एक ही सेम वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल तो 0 होगा, लेकिन इस एन कैप की वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं? अरे एन कैप यूनिट वेक्टर है, एन कैप यूनिट वेक्टर है बेटा। अरे आपको दिखाई देता हूं, रुको, एक सेकेंड, स्क्रीन ही गायब हो गई उसके चक्कर में। दिखाई देता हूं आपको, आपको याद नहीं रहता, पता नहीं रिवीजन करके नहीं आते हो, क्या करते हो यार। दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, देखो sir. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1। मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का, 1 होता है। यूनिट वेक्टर 1 होता है अगर, तो ये 1 इंटू 1 कॉस 0 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वैल्यू। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, जैसे एक्स वाई जेड में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मान लो जेड एक्सिस है, इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप, होता है कि ऐसे ही होता है ना? अगर मैं Yes, आई sir. अगर मैं आई डॉट आई करूं, आई डॉट आई करूं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, आई डॉट आई में, आई डॉट आई में 1. 0. है 0 डिग्री होगा ना? Yes, sir. आई खुद एक यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू कॉस 0, क्या इसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो देखो आई डॉट आई ऐसे जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब सिमिलरली आई डॉट जे करूं, अगर मैं आई डॉट जे करूं, अगर मैं आई डॉट जे करूं, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स से अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो आई डॉट जे करूं या जे डॉट आई करूं या के डॉट आई करूं, सारे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जो कॉस 0 की वजह से सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे 90 डिग्री, सॉरी कॉस 90 की वजह से सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। क्लियर है आपको ये, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू 0 कैसे हुई है? Yes, sir. Yes, Sir. सबको क्लियर है? yes, sir. ओके। अब वही जो कंसेप्ट था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये वही है पीछे वाला, ठीक है? वही है ना, दो दो वेक्टर हैं, वो दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उसको दूसरी लैंग्वेज में यूज कर लिया बस। अब देखो उसका डॉट प्रोडक्ट हम देखते हैं उसकी कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे देखेंगे कि ए डॉट बी का अगर हम ए आई ए वाई ए जेड, ये कंपोनेंट हैं ए वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, बी वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। अब देखो इन दोनों के पीछे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि इस ए का पहले इसके साथ होगा मल्टीप्लीकेशन, फिर बी वाई के साथ होगा, फिर बी जेड के साथ मल्टीप्लीकेशन, तीनों का ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ सेपरेटली होगा, तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लीकेशन होगा। अब देखो ए एक्स बी एक्स, देखो ए एक्स बी एक्स, आई देखो इसके साथ आई कैप था और इसके साथ भी आई कैप है, आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, भाई इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसका इसके साथ, ऐसे ही तो करते हैं, जैसे ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी के साथ में करूं तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, यही आएगा ना, यही आएगा ना। Yes, sir. पहले मैंने क्या किया, ए का मल्टीप्लाई बी से किया, ए का मल्टीप्लाई सी से किया, फिर मैंने बी का मल्टीप्लाई बी से किया, बी का मल्टीप्लाई सी से किया, यही ना किया है। Yes, sir. अब सेम Yes, sir. अब सेम हम 3 के लिए कर रहे हैं यहाँ पे।
सेम तीन के लिए कर रहे हैं। देखो इसका इसके साथ किया, अब देखो बी वाई के साथ किया ए एक्स बी वाई। अब देखो यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, आई डॉट जे ए एक्स का जेड के साथ किया, बी जेड के साथ में ए एक्स बी जेड, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे के कैप है, आई कैप के कैप। ऐसे ही ए वाई का किया, ए वाई का बी एक्स के साथ में, बी जेड बी वाई के साथ में और बी जेड के साथ में। देखो ए वाई का बी एक्स के साथ में, बी वाई के साथ में और बी जेड के साथ में। जे कैप आई जे कैप आई जे कैप जे और जे कैप के, ऐसे तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने तीनों के साथ। ठीक है, अब देखते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था यहाँ पे, इससे पहले पढ़ा था हमने इस वाले में कि आई कैप आई जे कैप जे के कैप के डॉट के, इन सब की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन अगर अदर कोई मिल जाए ना, दो कोई भी आई जे मिल जाए, जे के मिल जाए, के आई मिल जाए, उन सब की वैल्यू 0 होती है। अब इसमें देखते हैं इस मल्टीप्लीकेशन में हमारे में क्या सीन है। देखो ये जो रेड रेड दिख रहे हैं, देखो देखो यहाँ पे तो आई डॉट आई है ना, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, Yes, sir. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि आई डॉट के है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब ये देखो जे डॉट जे है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. और देखो इसकी वैल्यू Yes, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 1। ठीक, अब क्या 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 बचा? देखो ये बचा और ये बचे, 3 टर्म बचे, बाकी सब 0 हो गए। देखो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब आप सारी चीजें भूल जाओ भाई, हर बार क्वेश्चंस में हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हर बार इतना इतना मतलब 0 को देखेंगे, कौन कौन सा 0 हुआ, कौन कौन सा बचा, ये सब नहीं देखना है। अब आपको एक सिंपल ट्रिक अपनानी है कि इसका पहला लेंगे, एक जैसे ए वेक्टर का पहला, उसका पहले वाले के साथ में, आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन, और जे कैप का जे कैप वाले के कैप का के वाले। देखो ए एक्स बी एक्स, देखो ए एक्स बी एक्स आई कैप वाले दोनों हो गए, yes, sir. ए वाई बी वाई जे कैप वाले हैं दोनों, ए वाई बी वाई। ऐसे ही ए जेड बी जेड डॉट प्रोडक्ट स्केलर फॉर्म में समझ में आ रहा है, कंपोनेंट फॉर्म में Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं आपके डॉट प्रोडक्ट पर बेस, इनको करके आओगे घर से? अरे करके आओगे कि नहीं? Yes, sir. एक बच्ची की आवाज आ रही है बस, बाकी लोग यस सर करके आएंगे। हैं या सो गए? 29 पीपल बचे हैं बस अब है कि नहीं? यस सर। कुछ Yes, हिंट sir. दूं, कुछ हिंट कल अगर नहीं आए तो बताना, कल मैं हिंट दूं आपको कुछ। वैसे सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सबके सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली। देखो यहाँ पे ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, आपको क्या पूछा है? a माइनस 2b डॉट a प्लस बी। भाई ए वेक्टर आपको दिया है, 2b वेक्टर आप यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करके 2b वेक्टर निकाल लोगे। पहले a माइनस 2b निकालोगे, जैसे हमने प्लस का किया है ना वैसे ही माइनस के साथ करेंगे, सिमिलरली माइनस के साथ करेंगे। वैसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, इन दो इससे भी एक वेक्टर आएगा, इससे भी एक वेक्टर आएगा, उन दोनों का कंपोनेंट फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो माइनस के 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो स्केलर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, ए डॉट बी निकालना है, यहाँ पे सिंपली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। ए डॉट बी यहाँ से आ गया, अब देखो ए डॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो ये सिंपली ए बी कॉस थीटा में ए डॉट बी, देखो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई, बी की वैल्यू इससे आ जाएगी, इस वेक्टर से थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब तो ए डॉट बी की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट से। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो फिर अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। टाइम कितना है अभी? 5 मिनट है। शिट, टाइम हो ही गया, अब क्या ही स्टार्ट करें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं कर पाओगे, डायरेक्शन ही नहीं समझ पाओगे इतने देर में। फिर ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को कल करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके देन। सर एक पीछे वाला समझा देना। पीछे वाला क्या? सब वेक्टर का करवाया था जो एक ये ये सर डॉट प्रोडक्ट इन कंपाउंड फॉर्म।
अच्छा ये ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आया था सारा, या ये समझना है आपको, ये बताओ। जी सर, कौन सा? फाइनल आपको ये देखो, आप फाइनल ये अगर नहीं समझ में आया, ये वाला अगर समझ में आपको नहीं भी आया ना, तो इससे आपको कोई काम नहीं पड़ने वाला। ओके सर। फिर भी समझा देता हूं आपको एक बार। देखो आप, Yes. जैसे आप कहीं लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, चलो 3 ही ले लेता हूँ, आपको 3 का ही कंफ्यूजन है तो। ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे लेता हूँ ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? ए का मल्टीप्लीकेशन ई के साथ करोगे पहले, भाई यही ना करते हो, ए का ई के साथ करेंगे, फिर ए का ही एफ के साथ करेंगे, और फिर ए का जी के साथ करेंगे, फिर बी का ई के साथ करेंगे, बी का एफ के साथ करेंगे, और बी का जी के साथ करेंगे। ऐसे सी का तीनों के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। अब यहाँ पे देखो, इस वाले में सेम इस वाले यही कंडीशन यहाँ पे देखो। इस ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लीकेशन पहले हम इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। अब देखो, ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लीकेशन बी एक्स जे कैप के साथ करेंगे, ए एक्स बी एक्स। अब इसका आई कैप था और इसका भी आई कैप था, दोनों आई कैप आ गए। यस सर। अब देखो सिमिलरली क्या करना है, ए वाई का ए एक्स का इसके साथ बी वाई के वाले को साथ में करना है, ए एक्स बी वाई आएगा, एक्स बी वाई। यस सर। ए एक्स बी वाई। अब देखा, इसका आई कैप है, इसका जे कैप है, इसके Yes, बी sir. वाई आई कैप जे कैप। अब देखो ए एक्स का जेड वाले के साथ में करेंगे, ए एक्स बी जेड हो गया। Yes. होगा कि नहीं? अब देखो आई कैप और के कैप, आई कैप और के कैप, क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब ये जब हो गया तो ऐसे ही सिमिलरली क्या करेंगे, बी वाले का ए वाई वाले का, ए वाई का बी एक्स के साथ में करेंगे, ए वाई Yes, का sir. बी एक्स के साथ में, ए वाई का ए बी वाई के साथ में, ए वाई का बी जेड के साथ। Yes, sir. सिमिलरली ए जेड का भी करेंगे तीनों के साथ में, तो हमारा फाइनल करके ऐसे करके आ जाएगा। अब हमें पीछे जब पढ़ा था हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू 1 पढ़ा था हमने, ये समझा था ना हमने। और Yes, आई sir. डॉट जे डॉट आई के डॉट आई, इन सब की वैल्यू हमने 0 पढ़ी थी। यानी कि कोई भी अदर 2 ले लेना, इन दोनों में से अदर 2 का मल्टीप्लीकेशन देखें तो 0 आएगा, तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी अभी हमने देखी आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी। Yes, sir. अब देखो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी, तो आई और जे अलग अलग थे ना, दोनों अलग अलग हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Yes, इसकी वैल्यू sir. भी 0 हो जाएगी। अब Zero. जे डॉट आई है, इसकी Zero. वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू One. जे डॉट जे है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो ये Zero. जे डॉट के है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू Zero. 0, और इसकी वैल्यू 0, Zero. इसकी वैल्यू One. क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो Yes. क्या बचा, ये बचा और ये बचे, तीनों बचे ना। Yes, yes. तो ये तीनों हमने यहाँ पे लिख दिए, यही हमारा रिजल्टेंट ए डॉट प्रोडक्ट आएगा दो वेक्टर्स का। अब देखो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से आ गया कंपोनेंट फॉर्म में, तो मुझे ये बताओ कि जब अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखी कि भाई इतना झंझट कौन पालेगा, मतलब कौन पहले देखेगा जीरो कौन से होंगे, क्या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, बहुत ज्यादा झंझट है। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक ट्रिक अपनानी है कि हमें आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, अगर जे वाले का जे वाले के साथ में, के वाले का के वाले के साथ, सिंपल, कहानी खत्म। ए आई वाला आई आई क्या है, बी एक्स है, इसमें ए एक्स है, यही है ना। BX, yes, sir. ए एक्स का मल्टीप्लाई अगर बी एक्स के साथ में कर दूं, ए एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स के साथ में कर दूंगा, और ए वाई का मल्टीप्लाई बी वाई के साथ में कर दूंगा, ए जेड का मल्टीप्लाई बी जेड के साथ। BZ. अब मुझे ये बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये क्वेश्चंस कल आपको करके आने हैं घर से, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके देन। Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन। Good Thank night. you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम। गुड नाइट एवरीवन।